फोकस देखो ये हो रहा है यार, इसमें गड़बड़, इसको डिफॉल्ट कर देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? नहीं, आंसर होगा बी, प्रतिवेदन के साथ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्रतिवेदन के साथ भेजेंगे। याद रखना, जब प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन जब किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी या किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा जब कोई नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रतिवेदन, और वो प्रतिवेदन उसी संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है, उसको कहा जाता है प्रतिवेदन। ठीक है, याद रखेंगे क्या किसे बोलते हैं प्रतिवेदन, जब कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर कोई नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ क्या भेजा जाता है, प्रतिवेदन भेजा जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिवेदन आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, दूसरा प्रतिवेदन आपको पूछा जा सकता है कि प्रतिवेदन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक याद रखना है आपको शिकायती प्रतिवेदन होता है, दूसरा होता है आपके पास विवरणात्मक प्रतिवेदन। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिवेदन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, शिकायती और विवरणात्मक प्रतिवेदन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, प्रतिवेदन के साथ भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, क्या होगा? बी आंसर होगा इसका। ठीक है, लिखा भी रखा है आपको, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, कुछ लेके आया हूं मैं आपके लिए, तो लिखना जरा कुछ। एक लिखो, घट में बसना। फिर लिखो, था लेना, ये 9 है, सही ढंग से लिखती हूँ। था लेना, फिर लिखना काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। ठीक है, और लास्ट लिखो, एक आंख न भाना, एक आंख न भाना। ठीक है, तो पहला है घट बसना, इसका अर्थ होगा मन में बसना, घट बसना यानी कि मन में बसना। दूसरा लिखा है था लेना, किसी गुप्त बात का भेद था लेना, हाँ, किसी गुप्त बात का भेद जानना, किसी गुप्त बात का भेद जानना, ये हो जाएगा था लेना। काटो तो खून नहीं, इसमें लिखो भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटो तो खून नहीं। ठीक है, और एक आंख न भाना, बिल्कुल भी अच्छा न लगना, एक आंख न भाना, बिल्कुल भी अच्छा न लगना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विहंगम दृष्टि का सही अर्थ क्या होगा? सरसरी नजर रखना, आंसर होगा सी, सरसरी नजर। ठीक है, आंसर ये होगा सरसरी नजर रखना, विहंगम दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, आपको दिया गया है कि यह एक गंभीर समस्या है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पे बड़ी ये गलत लग रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए? बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं होता है। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है,
तो सही हो जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी मैंने राम से पूछा सही हो जाएगा, वहां घर गया भी सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? कौन सा नहीं है? सी होगा, मिस्र नहीं है, ठीक है। आपको पता है अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8, ठीक है। कई बार ये लिखा चुका हूं मैं, कौन कौन से होते हैं। देखो 3 तो आपको दे रखे हैं, विस्मयादि बोधक, विधानवाचक और प्रश्नवाचक। इसके अलावा लिखो इच्छावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। कौन कौन से होंगे? देखो संकेतवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और संबंधवाचक, ठीक है। तो ये 4 4 और 3 7 और एक और है, कौन सा छूट गया? इच्छावाचक। 8 होते हैं, ठीक है। ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको बस याद रखना है, ये आप अपने आप से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि वाक्य क्या है ये? अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य के भेद 3 होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पे 3 होते हैं, आपको पता है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि आपके पास पूछा जा सकता है कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? अंग नहीं पूछ रहा हूं, वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व होते हैं 6। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, 6 तत्व कौन कौन से होते हैं, लिखो इसको। वाक्य के तत्व होते हैं 6, ठीक है। और पहले ये भी लिख लो, वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग अगर आएगा तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व होते हैं 6, ये लिखो, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से बन सकता है कि वाक्य के 6 तत्व कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो वाक्य के 6 तत्व आप लिखो। सबसे पहले लिखो सार्थकता, ठीक है। फिर लिखो क्रमबद्धता, सार्थकता, दूसरा लिखो क्रमबद्धता, तीसरा लिखो निकटता, निकटता लिख लिया। उसके बाद लिखो योग्यता, फिर लिखो आकांक्षा, आकांक्षा या इच्छा, और लास्ट लिखो अन्वय, ठीक है। ये 4 तत्व होते हैं, ठीक है। अब इनको समझ लो, इनका क्या क्या महत्व हो सकते हैं। देखो सार्थकता, अगर हम किसी वाक्य को लिख ले तो उसकी सार्थकता होनी चाहिए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा, राम रोटी पीता है, क्या सही लग रहा है? नहीं, राम रोटी खाता है, तो वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, नाव में नदी है, क्या ये सही है? नाव में नदी है कि नदी में नाव है, तो क्रमबद्धता, वाक्य जो हम लिखे उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास दे रखा है क्या? योग्यता, क्या है? निकटता। हाँ, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, अगर हम दूर दूर उसको लिख लेंगे, या कुछ जैसे एक शब्द लिखा फिर उसके बाद दूसरा शब्द अलग अलग लिख दिया उसको, तो वो भी एक सार्थक नहीं होगा। तो निकटता होनी चाहिए वाक्यों में, ठीक है। योग्यता होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला हिरन उड़ता है, ठीक है, उसकी योग्यता ही नहीं है, वो उड़ता है, वो क्या करता है? दौड़ता है, तो गलत हो जाएगा। हिरन क्या है? दौड़ता है, तो योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा, उसमें एक इच्छा होनी चाहिए। कोई भी वाक्य अगर हम बोले तो उसकी एक, उसमें क्या होती है? एक इच्छा होती है, ठीक है। और अन्वय होता है शब्दों का मेल, तो शब्दों का मेल होना चाहिए, तभी वो वाक्य क्या होगा? सार्थक होता है। तो ये 6 तत्व वाक्य में होने चाहिए। कौन कौन से? सार्थकता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा और अन्वय होना चाहिए, तभी वो वाक्य बनेगा। तो ये 6 अंग आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डीप अगर बनेगा, निम्न में से वाक्य के तत्व नहीं है, इस तरह से बन सकता है। या फिर सार्थकता किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कि क्या होता है सार्थकता, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सार्थकता वाक्य में होना चाहिए, ठीक है। और वाक्य के अंग आपको लिखा रखे, 2 उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम खेलता है, ठीक है। अब इसमें उद्देश्य कौन सा होगा? राम। जिसके बारे में बात होती है वो होता है उद्देश्य, और जो बात हो रही हो वो होता है विधेय,
ठीक है, तो खेलता है क्या है, विधेय होगा। तो ये वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किसी विराम चिन्ह का प्रयोग, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, जैसे अगर कोई भी किसी की कही गई बात को हमें ज्यों का त्यों लिखना हो, जैसे मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो वहां पे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने तो कुछ नहीं किया, वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, निपात है। ठीक है, किसी वाक्य में किसी चीज पे बल देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है निपात। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी क्या है, निपात है। ठीक है, उसमें बल देने के लिए, एक्स्ट्रा उसमें बल देने के लिए निपात, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, होश हमेशा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन। ठीक है, तो होश उड़ गए, तो ये सही होगा, आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाक्यों के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, ए वाला अशुद्ध है। ठीक है, देखो क्षण में या शीघ्र टूटने वाले के लोग एक शब्द आता है क्षण भंगुर, क्या होता है, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आपके लिखा है खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रखे थे, ये कुछ होगा। ठीक है, कुछ कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ है, क्या होगा, सी, सी होगा, उरोज और प्रस्थान। ठीक है, कुछ कुछ, इसमें अब वैसे भी देखो आप, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप तब भी कर सकते हो क्वेश्चन को, आपको ऑप्शन देखना था। अगर आपको कूच का मतलब पता है तो कूच का मतलब प्रस्थान आपको पता है, तो एक ही ऑप्शन तो है जहां पे प्रस्थान लिखा हुआ है, तब भी आप उसको कर सकते थे। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप से भी आप कर सकते हैं, हालांकि ये मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है तो कर सकते थे इसको फिर भी। ठीक है, लिखो जरा कुछ शब्द लिखो, अनिष्ट और अनिष्ट का अर्थ आपको लिखना है, फिर लिखो अमित और अमित, अमित और अमित, फिर लिखो कुट और कूट, बोलने में तो सेम लग रहे हैं लेकिन अर्थ क्या है इनका, अलग अलग है। ठीक है, तो अमित का मतलब क्या, अनिष्ट का मतलब क्या होता है, लिखो अनिष्ट का मतलब होता है बुराई या हानि, इसमें लिखो बुराई या हानि। अनिष्ट का मतलब क्या होता है, निष्ठाहीन, यहां पे लिखो निष्ठाहीन। अमित का मतलब क्या होता है, अमित का मतलब होता है बहुत या अधिक, इसमें लिखो बहुत या अधिक। और अमित का मतलब होता है दुश्मन, अमित का मतलब क्या होता है, दुश्मन। कुट का मतलब क्या होता है, कुट का मतलब होता है घर, लिखो इसमें कुट का घर या किला, कुट का मतलब घर या किला। और कूट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, पहाड़ी की चोटी। ठीक है, पहाड़ की चोटी लिख लो, पहाड़ की चोटी। देखो पेपर में सब कुछ यही आता है, अब ये नहीं कि जैसे आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पेपर प्रैक्टिस में आए और जो हमें वहां पे लिखाया गया है तो वही पेपर में बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है बन जाए, इंपॉर्टेंट तो हम लिखाते ही लिखाते हैं, लेकिन आपको चीजों को समझना है, आपका पूरा पैटर्न वही है जो आपको पेपर में बन रहा है। आपने देखा भी होगा कितने सारे, हम हर एक क्वेश्चन से फैमिलियर रहते हैं, हमने पढ़ा हुआ तो रहता है लेकिन हम उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे, आंसर तक नहीं पहुंच पाते, वो कारण है कि हम लोग चीजों को घर में नहीं देखते हैं।
अब हमने ये चीज लिखा है आपको, एक ही जैसे शब्द लिखा है, हम जितना लिखा सकते हैं उतना लिखा सकते हैं 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे, जो भी आपका प्रैक्टिस टाइम होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा 1 दिन में ही लिखा दें, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं लिखा पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरी हिंदी की क्लास चल रही है, 1 दिन में हम सारी चीजें लिखा दें। यहाँ पे हर क्वेश्चन पे डिस्कशन होता है। डिस्कशन मतलब जो आपका डाउट वाले क्वेश्चन है उनको सही करना, उनको समझना, ठीक है, फिर भी हम लिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही पेपर में बन जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, हम उससे संबंधित चीजें बता देते हैं कि आपको बाकी समझना, आपको कि क्या क्या चीजें आपको घर में पढ़ना है, ये चीजें आप घर में भी देखनी है आपको। इसके अलावा और चीजें भी आपको, स्मार्ट पढ़ाई वही होती है, और जल्दी सिलेक्शन भी किसका होता है, जो चीजों को घर में समझ के करता है। आपको पूरा पैटर्न फॉलो कर रखा है हमने, उसमें क्या क्या चीजें और आपको पढ़नी, वो आपको घर में देखना है। ऐसा नहीं कि यहीं से जो बनाया है वही आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पेपर देख के वो ऑप्शन बना रहा है या हमारा पेपर देख के वो बना रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो चीजें वही होती है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच उनकी बढ़ जाती है, वो आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यवहार और मत शब्दों के सही प्राय है। आचार और विचार, आंसर होगा ए। मत मतलब विचार होता है, ठीक है, सिद्धांत नहीं होता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिंदगी में कौन सा पढ़ते हैं, कौन सा है, गी, ठीक है, जिंदगी, जिंद इसमें मूल शब्द है और उसमें गी पढ़ते लगा है, जिंदगी होता है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, आप बीती शब्द में समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। आप बीती, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कौन सा तत्पुरुष निकलेगा, अधिकरण। आप पर बीती, ठीक है, क्या होगा इसका, आप पर बीती, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां पे पर होता है अधिकरण तत्पुरुष होगा, ठीक है। तत्पुरुष के भेद होते हैं 6, ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उनमें से एक आता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो आप पर बीती, अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास, वो भी कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सप्त ऋषि से बनी संधि है, कौन सा होगा, गुण संधि होगा, ठीक है। आंसर होगा डी। आपने पढ़ा होगा, गुण संधि बहुत आसान है, कई बार पेपर में आता है और लिखाया भी है मैंने आपको। आपको पता है आ के बाद अगर ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि आ के बाद, आ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा है आ या आ के बाद यदि री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, सभी ने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक शब्द देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देवधन इंद्र, तो अ प्लस ई मिलके किसका निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की मात्रा लगी हुई है, ए का निर्माण। उसी तरह से अगर मैं ओ में देखूं, जैसे मैंने बोला महाधन उत्सव, महाधन उत्सव में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आ प्लस उ मिलके किसका निर्माण हो रहा है, ओ का। तो ये भी क्या है, गुण संधि है। महोत्सव, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने लिखा देवधन ऋषि, ठीक है, ये क्या बन रहा है, देवर्षि, ठीक है। तो यहाँ पे अ प्लस री मिलके किसका निर्माण हो रहा है, अर का निर्माण हो रहा है। बस सिंपल, अगर आपको चीजें पता है तो आप आसानी से उसको तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। गुण संधि के नियम कहता है आ के बाद अगर ई आए, अगर हम शब्द को भी तोड़ेंगे, ए कैसा बनता है, ए का निर्माण कैसा होता है, अ और ई मिलके ए बनता है, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह से अ और उ मिलके ओ का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसका नियम है, गुण संधि का नियम है। और दूसरा, गुण संधि को अगर पहचाने तो उसमें ए की मात्रा हमेशा होगी, ठीक है। इसको भी आसानी से आप पहचान सकते हैं। 90% क्या होगा, जहां पे गुण संधि दी होगी वहां पे ए की मात्रा होगी या फिर अर लगा होगा, जैसे ये वाला ऋषि वाला, देवर्षि, महर्षि, ठीक है, सप्तऋषि, तो अर वहां पे बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द। हाँ, संकर शब्द जब दो देशों के, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसको संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 5, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर।
तो उसी में से उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद होते हैं 5: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है रेल और दूसरा है गाड़ी। ये रेल कैसे किस भाषा का है? अंग्रेजी, ठीक है। और ये दूसरा गाड़ी किस भाषा का है? हिंदी, ठीक है। इस तरह से काफी शब्द आते हैं। सीधा क्वेश्चन दे देगा आपके पास कि रेलगाड़ी किन दो भाषाओं से मिलकर बना है, किन दो भाषा से मिलकर बना है? तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है। लिखना जरा, कुछ शब्द लिखो जरा, यहां से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाता है। लिखो वर्षगांठ। वर्षगांठ किन दो शब्दों से किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? वर्षगांठ। दूसरा लिखो उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी। फिर लिखो रफू चक्कर, रफू चक्कर, ठीक है। फिर लिखो पानदान, पानदान। फिर लिखो जांचकर्ता, जांचकर्ता। पहला क्या शब्द दिया था मैंने आपको? वर्षगांठ। तो वर्ष किस भाषा का है? संस्कृत का, और गांठ हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। तो संस्कृत और हिंदी। फिर लिखो उड़न तस्तरी बताया था। उड़न शब्द है संस्कृत का, सॉरी उड़न क्या है? हिंदी का। उड़न हिंदी का और तस्तरी फारसी का है, लिख लेना उसमें हिंदी और फारसी। तस्तरी फारसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने आपको? रफू चक्कर। रफू आपका लिखना है फारसी का, चक्कर हो जाएगा हिंदी का। फारसी और हिंदी। फिर क्या लिखा था मैंने? पानदान। पान हिंदी का और दान हो जाएगा फारसी का, हिंदी और फारसी। और लास्ट क्या था? जांच करता। जांच किस भाषा का शब्द है? लिखो जांच है आपका फारसी का और करता हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। तो इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जब दो देशों के अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या होते हैं, एक ही निर्माण करता है, एक ही शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है संकर शब्द, ठीक है। चार उत्पत्ति के आधार पे वो अलग, हाँ अलग अलग कई बुकों में दे रखा है ऐसा। मैंने जिस दिन लिखाया था उस दिन मैंने ये बताया, शायद भूल गया होगा मैं, लेकिन चार भी कहीं कहीं बुकों में, ठीक है। लेकिन हम 5 ही पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। हम 5 ही पढ़ते हैं हिंदी में, और 5 से क्वेश्चन बनते हैं। संकर शब्द देता है तो इसलिए हम 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं 4 भी दे रखा, ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। 4 और 5 दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ठीक है। अगर 4 दे रखा 5 नहीं दे रखा तो आप 4 करेंगे, ठीक है। 5 अगर दे रखा तो 5 ही करेंगे, क्योंकि हिंदी में ज्यादातर 5 ही हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अर्थ के आधार पर सही शब्द युग्म पहचानिए। आपको बताया था अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, ठीक है। विलोमार्थी, ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, उन्हीं को समानार्थी भी बोला जाता है। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं अर्थ के आधार पे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। कौन सा अशुद्ध है इसमें? ए वाला, ठीक है। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। आ की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पे। क्या होता है? दुर्वस्था। मैंने काफी शब्द आपको लिखा रखे हैं और ज्यादातर अब बचे भी नहीं है कुछ ज्यादातर, ठीक है। जो लिखा है वही पेपर में बनते हैं। जो मैंने आपको टफ क्वेश्चन लिखा रखे एक बार उनका रिवीजन करना, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, दुर्वस्था होगा तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वर आपको पता है जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। जैसे आपका अ, जैसे आपका ई, जैसे आपका उ, और एक है री। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, ठीक है। लेकिन उसको भी अगर बांटा जाए, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, तो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर होंगे आपके 3। मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। आ, ई और उ, बड़ा उ, ठीक है। तो ये मूल दीर्घ स्वर है। अगर आएगा संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर,
तो ये आपको मैंने लिखाए थे, 4 होते हैं, ए, आई, ओ और आओ। तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। कौन सा? री संस्कृत भाषा का, लेकिन हिंदी में तो यूज होता है ना, तो ह्रस्व स्वर में आता है रॉ री। हिंदी भाषा तो इस ये री भी तो उसी में आता है, ह्रस्व स्वर में आता है। इसको हमने ह्रस्व स्वर में ही तो रखा है हिंदी में, इसका प्रयोग तो हिंदी में किया जाता है ना। क्या बताया सर ने? हिंदी भाषा का नहीं है, लेकिन आता किसके अंतर्गत है? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। आपको तो ये पूछा है ना, अगर आपके पास ये लिखा है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप 4 ही तो करेंगे, 3 कैसे करेंगे? री भी तो, हाँ? मात्रा के आधार पे हमेशा ह्रस्व स्वर के साथ 4 री भी आता ही है, ठीक है। ह्रस्व स्वर के साथ हमेशा री आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 ही होती है, चाहे आप कहीं भी उठा के देख लो, एनसीईआरटी देख लो, कहीं भी। लेकिन ये कहां से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, तो इसमें या आपको याद रखना है ये उसी के साथ आता है, ठीक है। एक बार देख लेना दोबारा से। देखो संयुक्त दीर्घ स्वर में आपको बता रहा था, तो ए आई ओ आओ, ठीक है। संयुक्त इनका निर्माण कैसे हुआ है? जैसे ए का निर्माण हुआ है तो आपको पता है अ प्लस ई से बना है, ठीक है, तो संयुक्त हो गया, ठीक है। ए आई का अ प्लस ए से मिलके बना है। इसी तरह से अगर मैं ओ की बात करूं तो अ प्लस उ से मिलके बना है ओ। इसी तरह से अ प्लस ओ से मिलके किसका निर्माण हो रहा है? आओ। तो ये क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो संयुक्त मतलब 2 स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनकी संख्या कितनी होगी? अगर देखो आपके पास क्वेश्चन आया दीर्घ स्वरों की संख्या, तो आप करेंगे 7। अगर आपके पास अलग अलग है मूल दीर्घ स्वर, तो आप करेंगे 3। अगर आएगा संयुक्त दीर्घ स्वर, तो आप करेंगे 4, ठीक है। समझना जरूरी है उस चीज को कि क्या पूछ रहा है पेपर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्या था ये? 4, बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इसको कहा था गुलेरी ने। उसका पूरा नाम था इनका चक्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा आपके पास कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप याद रखेंगे किसने कहा? चक्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, चक्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू, तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विभाषा किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? विभाषा होती है, ठीक है। अब मैं अगर भाषा की बात करूं तो भाषा का विकास हुआ है सबसे पहले बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और इसमें साहित्य का निर्माण नहीं होता है, साहित्य इसमें नहीं लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, साहित्य इसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद बनता है बोली से उपभाषा, या फिर इसको विभाषा भी कहा जाता है। उपभाषा या विभाषा एक ही बात है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है थोड़ा सा बृहद क्षेत्र में, थोड़ा सा छोटे से थोड़ा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखेंगे, इसमें साहित्य का निर्माण शुरू हो जाता है, साहित्य लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बनती है भाषा। इसका क्रम आपको याद रखना है, सबसे छोटे से बोली से उपभाषा या विभाषा बनेगी, फिर विभाषा से भाषा बनेगी। भाषा एक पूरे विस्तृत क्षेत्र में या एक देश की भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें विस्तृत रूप से साहित्य लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, बोली, उपभाषा या विभाषा या फिर भाषा, इस तरह से निर्माण हुआ है। और साहित्य, इसमें साहित्य लिखा जाना शुरू हो जाता है, जबकि विस्तृत क्षेत्र में साहित्य लिखा जाता है भाषा में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आंसर होगा आपका डी। हिंदी में आ जाओ, क्वेश्चन सॉरी जीएस में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 है, फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? मध्य पुरा पाषाण काल से, आंसर होगा बी।
ठीक है। फलक संस्कृति, फलक मतलब इसके जो औजार बने होते हैं, फलक उनको कहा गया था, ठीक है। इसमें छोटे छोटे औजार बनाए गए थे इस काल में। इसको फलक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फलकों का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसलिए फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। इसमें जैसे खुरचनी बन गई थी या इस तरह से कुछ निर्माण हो गया था जिसका कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आपके पास, जो इसके जो फलक संस्कृति जो थी, इसके औजार जो बने थे वो किस धातु से बने, किससे बने थे? तो यहाँ पे एक आता है जैस्पर, इसको लिख लेना, जैस्पर चर्ट या चैट भी लिखा होता है। एक चमकीला पत्थर टाइप का होता था, उस मतलब क्वार्ट साइज जो पत्थर होता है ना उसकी समान चमकीला पत्थर होता था, उसके निर्माण उससे बनते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि फलक संस्कृति के औजार किस धातु के बने होते थे? तो जैस्पर चैट लिख लेना। फलक संस्कृति या फलक संस्कृति के जो औजार बने होते थे वो किसके बने होते थे? जैस्पर चर्ट के बने होते थे, ठीक है। तो याद रखना आपको ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मसूल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ठीक है। तो ये किया था किसने? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ऑप्शन ए, ठीक है। हरेक वंश का शासक था अजात शत्रु, ठीक है। इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कुणिक, ठीक है। अजात शत्रु का जो पहला संघर्ष हुआ था वो किसके साथ हुआ था? प्रसन्नजीत के साथ हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि अजात शत्रु का सर्वप्रथम जो संघर्ष हुआ था वो प्रसन्नजीत के साथ हुआ था, ठीक है। हालांकि उसके बाद प्रसन्नजीत से संधि हो जाती है और इसकी पुत्री के साथ उसका विवाह हो जाता है, ठीक है। तो पहला संघर्ष किससे हुआ था? प्रसन्नजीत से हुआ, ठीक है। उसके बाद इसकी पुत्री वजीरा, इसकी पुत्री वजीरा से इसकी शादी हो जाती है, किसकी? अजात शत्रु की, ठीक है। तो पहला संघर्ष प्रसन्नजीत से हुआ था, ठीक है। इसने किस हथियार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, किसने इस हथियार का प्रयोग किया था? अजात शत्रु ने सबसे पहले किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। गुप्त शासक कुषाणों के सम्मान सामंत थे, बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। दूसरा है गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार था, ये भी सही है क्योंकि इसने सबसे पहले मगध का उदय हुआ था। जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो सबसे पहले मगध का उदय हुआ था, ठीक है। मगध कहां पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए आंसर होगा आपका 1 और 3 दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोजशाह तुगलक ने किस संस्थान की स्थापना की थी? किसकी की थी? रोजगार कार्यालय बनाया था इसने, ठीक है। आंसर होगा ए। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा इसने 3 प्रमुख विभाग बनाए थे, कौन कौन से बनाए थे? सबसे पहले आपको याद रखना है दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। कौन सा विभाग था ये? दास, दास विभाग। उसके बाद याद रखना है दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक भी किसने बनाया? फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था। एक ऐसा विभाग था पेंशन विभाग, एक पेंशन विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक। इसके अलावा इसने बनाया था दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात कौन सा विभाग था? ये था दान विभाग। तो ये 3 विभाग प्रमुख था, इससे पूछे जाते हैं एफएसटी द्वारा किसने 3 विभाग बनाए, कौन कौन से? तो ये आपको याद रखना है। दीवाने बंदगान दास विभाग था, ठीक है। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था और दीवाने खैरात क्या था? दान विभाग था, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा दीवाने मुस्तकराज सल्तनत काल में, दीवान ए मुस्तकराज, मुस्तकराज कौन सा विभाग था और किसने बनाया था? ये था आपका वित्त विभाग। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, लिख लेना अलाउद्दीन खिलजी। वित्त विभाग था दीवाने मुस्तकराज। एक आपने पढ़ा होगा दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये विभाग था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज किसने बनाया? ठीक है।
जब हमने इतना पढ़ लिया तो एक और पढ़ लेते हैं। एक है आपका दीवाने कोई, दीवान ए कोही, ये था आपका कृषि विभाग, और किसने बनाया था ये? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ये प्रमुख विभाग है, कई बार सल्तनत काल से सीधा विभाग पूछ लेता है कि कौन सा विभाग किसने बनाया। तो दीवाने कोही आपको याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, दीवाने कोही नामक विभाग किसने बनाया था? एमबीटी ने बनाया था। और कैसा विभाग था? कृषि। दीवाने अर्ज बलबन ने बनाया था, सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तकराज एक वित्त विभाग था, जिसको बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी तीन आपको याद रखना है, फिरोज तुगलक से सुमेलित करने के लिए आता है। निम्न में से फिरोज तुगलक ने कौन सा विभाग नहीं बनाया था? उसमें एक ऑप्शन दे देगा, दीवाने मुस्तकराज दे देगा, या फिर दीवाने कोही डाल देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीन विभाग किसने बनाए थे? फिरोज तुगलक ने बनाए थे। ठीक है, तो आंसर होगा ए, इसका सही आंसर भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। कौन थे इसके संपादक? इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, इसका जो संपादन शुरू हुआ था हिंदू पैट्रियट का, अंग्रेजी समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, साप्ताहिक था और किस भाषा में था? अंग्रेजी में छपता था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी, लेकिन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन कार्य शुरू किया था 1855 में। तो ये भी आपको याद रखना है। कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी में। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में, लेकिन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका संपादन कार्य शुरू किया था 1855 में। ठीक है, नील आंदोलन अगर पूछा गया हमें तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नील आंदोलन क्या था, कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ठीक है, नील आंदोलन 1859 में हुआ था, 1857 के क्रांति के तुरंत बाद नील आंदोलन, जबकि यूरोपियों द्वारा जबरन यहाँ पे नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना 1859 में हुआ था। ठीक है, और हिंदू पैट्रियट आप याद रखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी से जुड़े थे 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला आपको दिया गया है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा सेकंड है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था। इसने दो प्रांत बनाए थे। ठीक है, इसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। एक तरफ इसने क्या किया, एक पूर्वी बंगाल को इसने बांट दिया किसमें? मुस्लिमों में, और पश्चिमी जो इधर वाला प्रांत था आपका असम वाला, इसमें हिंदू। ठीक है, दोनों तरफ बांटने के बाद क्या कहते हैं, बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका एक और दो, दोनों ही सही है। ठीक है, एक ये आपको याद रखना है, एक याद रखना है कि कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब करी? तो ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था? तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था पूरे बंगाल में। इसी दिन शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, जो राखियां बांधी गई थी, ठीक है, हाथों पे, तो शोक दिवस के रूप में या फिर बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। इसके अलावा दो तीन फैक्ट और मैंने आपको इसमें लिखाए थे जो कई बार पेपरों में बने। एक मैंने आपको लिखाया था कि कौन सा ब्रिटिश पत्रकार था जो बंगाल विभाजन से जुड़ा था? कौन था? कुछ दिन पहले ही आपको लिखाया था, H.W. नेविल्सन। ठीक है, H.W. नेविल्सन, लिख लो इसको। कितनी बार लिखा हूं, बार बार लिखा रहा हूं, फिर भी आप भूल जा रहे हो। क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हो ना या पढ़ते हो, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है वही लिखाई जाती है। तो ये समझो कि ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तब जाके याद होगा। तो लिखो उसमें, बंगाल विभाजन में से जुड़ने वाला, बंगाल विभाजन से जुड़ने वाला प्रथम अंग्रेजी पत्रकार कौन था या ब्रिटिश पत्रकार कौन था? तो H.W. नेविल्सन, H.W. नेविल्सन था। ठीक है, इसी दौरान जब ये बंगाल विभाजन चल रहा था, उसी दौरान क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी चला था। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया, बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार कब और किसने दिया था, और किस में दिया गया था? हाँ, ठीक है, याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार 1905 में एक पत्रिका निकाली गई थी कृष्ण कुमार मित्र द्वारा, संजीवनी पत्रिका। ठीक है, तो जिसको पता नहीं है लिख लेना, संजीवनी एक पत्रिका निकाली थी किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने, या फिर के मित्रा भी कई बार लिखा होता है, के मित्रा या के मित्र, इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी संजीवनी। इसमें उन्होंने जिक्र किया था किसका? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था। ठीक है,
तो कृष्ण कुमार मित्र ने 1905 में संजीवनी नामक पत्र में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी आपको पूछे जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं 20 भी लिखा होता है, 19 और 20 याद रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 19 ही देता है इसका आंसर। 19 को ही उसने क्या किया था, घोषणा करी थी। ठीक है, 19-20 भी कहीं जगह लिखा होगा, 19-20। ठीक है, लेकिन बुकों में जाता है, जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 19 ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 है, हमारे सौरमंडल ने निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? में होना चाहिए था। ठीक है, किसका है द्रव्यमान न्यूनतम? किसका है? बुध का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध तो है, तो सबसे कम द्रव्यमान उसी का होगा। क्या सर्वाधिक किसका है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये इसमें होगा सब सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है? डेंसिटी बोले तो घनत्व किसका है सबसे ज्यादा? पृथ्वी का। कैसे हो जाएगा? सबसे ज्यादा घनत्व है पृथ्वी का, सबसे कम है शनि का। लिख लो इसको। शनि सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, वो तैर भी सकता है, इतना हल्का है। तो सबसे कम घनत्व है आपका किसका? शनि का। ठीक है, और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। सबसे ज्यादा घनत्व आएगा पृथ्वी का और सबसे कम शनि का। घनत्व मतलब भारी। ठीक है, वजन ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी के सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाते हैं? मैग्मा। आंसर होगा डी। यही तो होता है मैग्मा। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा के रूप में निकलता है। ठीक है, जलता हुआ, तो ये द्रवीभूत होता है, मतलब पानी के लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये पिघलता है ना मैग्मा अंदर, तो द्रव के रूप में होता है। तो आंसर होगा आपका डी। लेकिन जब ये पृथ्वी पे निकलता है तो उसको लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, लालिनो का एक अभिप्राय किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर में। सभी को पता है लालिनो किस प्रकार की जलधारा है? लालिनो ठंडी जलधारा है। ठीक है, लालिनो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर में बहती है। इसके कारण भारत में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? लालिनो के कारण भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, लिख लो, भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है लालिनो के कारण। भारत में बाढ़ की स्थिति। ठीक है, एक तो लालिनो है, एक है एल नीनो। एल नीनो, ये एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म है। ठीक है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, लालिनो ठंडी जलधारा है। जब ये दोनों आपस में पेरू के तट पे टकराते हैं तो ये भारत में आते हैं। ठीक है, भारत में इसका क्या होता है, अगर एल नीनो लालिनो है तो भारत में क्या होगा? अधिक वर्षा होगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। ये 4 साल में, लगभग 4 साल में एक्टिव होती है। ठीक है, कहा जा रहा था कि इस साल ये एक्टिव हुई थी, काफी ज्यादा यहाँ पे बाढ़ वगैरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो लालिनो याद रखना है आपको, ठंडी जलधारा है, इससे भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, इसके कारण क्या होता है? भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ठंडी और गर्म जलधारा, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो याद रखेंगे लालिनो ठंडी जलधारा है जिसमें भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि एल नीनो गर्म जलधारा है और इससे भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चाइना और यूएसए से। बिल्कुल, आंसर होगा आपका सी। कोयले उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। इसके बाद भारत आएगा। ठीक है, तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 आपको मैच करना था। इसमें गद्दी आपको सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, टोडा आपको तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, खासी जनजाति मेघालय में और नागा मणिपुर में। तो इस क्रम में आपका आंसर होगा डी। आंसर होगा, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से, कोयला उत्पादन से। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है?
धान का खेत, ठीक है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था धान का खेत क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। यहाँ से कौन सी गैस उत्पन्न होती है सर्वाधिक मात्रा में? मीथेन, तो याद रखेंगे CH4, मीथेन यहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक का रिसाव आता है, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। एक तो इससे क्वेश्चन बनता है, ये तो डेट याद रखनी है। इसके अलावा पूछा था किसका रिसाव हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ऑप्शन में साइनाइट भी लिखा होता है, आपको याद रखना है, थोड़ा डीप अगर पूछ ले हो तो मिसाइल आइसोसाइनाइट भी लिखा होता है, ठीक है, तो साइनाइट गलत होता है, ठीक है, साइनेट होता है, ठीक है, क्या होता है? साइनेट, ये वाला सही है, मिक जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो साइनाइट अगर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कौन सा सही है? बी कैसे होगा? डी, ना तो एक और ना ही सेकंड सही है, ठीक है। देखो आपको बताया था परसों, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था? किसने प्रस्ताव किया था? JL नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। तो ये तो पहला वाला तो गलत है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था किसने? JL नेहरू ने। उसके बाद दूसरा दे रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री, ये दे दिया, ये गलत है, कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूपण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कानून मंत्री कौन थे उस टाइम? जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या थे, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन कानून मंत्री की हैसियत से नहीं किया था। कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ये आपको अंतरिम जो सरकार बनी थी उसके जो वो थे, भारत स्वतंत्रता के बाद तो अलग हो गया था, कानून मंत्री इसको बनाया गया था, लेकिन जब ये उस टाइम, जब ये हम बात करें प्रस्तावना की, कब की बात कर रहे हैं? 1946 की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, तब कौन था कानून मंत्री? जोगेंद्र नाथ मंडल था, ठीक, तो इसलिए आंसर होगा डी, ना तो एक और ना तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ये तीनों ही सम्मिलित नहीं था। एकमात्र संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में किया गया था वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? 1/10, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कुल सदस्यों का 1/10 क्या होता है? गणपूर्ति होती है, तो 1/10 आपको आंसर होगा डी, ठीक है, गणपूर्ति होती है 1/10, तभी सदन में कार्यवाही चल सकती है अगर 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे, अन्यथा नहीं चल सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है सी, नदी बोर्ड्स एक्ट, ये 1956 का है, ये भी 1956, बाकी सभी सुमेलित हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखने अधिनियम जो पूछे गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, पहला दिया गया मतदान की तिथि स्थगित की जाएगी, ठीक है, दूसरा है मतदान की तिथि स्थगित नहीं की जाएगी, तीसरा है यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित होगा, ठीक है, और चौथा दिया है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा तीसरा और चौथा, ठीक है। देखो अगर यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर एक स्थिति दो थे, एक मर गया, उसमें से एक के साथ क्या चुनाव होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, क्योंकि जब तक कि कोई दूसरा कैंडिडेट तैयार ना हो, ठीक है। फिर दिया है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, ये भी सही है। अगर एक से अधिक, एक मर गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ कैंडिडेट तो है दूसरा, तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्या आंसर होगा? सी, निर्विरोध तो मतदान की स्थिति नहीं बनेगी। अगर निर्विरोध है तो उसके लिए हमें मतदान क्यों लड़ना है? निर्विरोध तो अलग से बन जाएगा ना, उसके तो प्रस्ताव बनेगा कि हमने निर्विरोध इसको चुन लिया है।
तब तो मतदान, यहाँ पे तो मतदान की स्थिति आ रही ना, पंचायत चुनाव में मतदान, ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा पंचायतों से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पंचायतों के आर्टिकल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहां से कहां तक है, 243 से लेकर, याद रखेंगे 243 ओ तक है, ठीक है। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई पूछे गए रिसेंटली पेपरों में। तो याद रखना है, सबसे पहले 243 आएगा आपके पास। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लिखते जाना, सीखे शॉर्ट में लिखना, आपको याद भी हो जाएगा। कैसे याद करना है वो भी बताता हूं, कैसे याद होगा। 243 में क्या है, पंचायत की परिभाषा, ठीक है। अगर आएगा पंचायत की परिभाषा किस आर्टिकल में, तो 243 में पंचायतों के बारे में बताया गया, उसकी परिभाषा दी गई है। 243A अगर आ गया आपके पास, तो 243A में क्या है, ग्राम पंचायत की परिभाषा, ठीक है। ग्राम पंचायत की परिभाषा किसमें, 243A में, ठीक है। अगर लिख रहे हो तो फटाफट लिख सकते हो, शॉर्ट ही में बता रहा हूं और याद भी हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। 243 में पंचायत की परिभाषा, 243A में ग्राम पंचायत की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद आएगा 243B। 243B मतलब है बनाना, किसको बनाना, ग्राम पंचायत को बनाना, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन किसमें होगा, 243 का बी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास 243C। 243 में याद रखना है संरचना, सी से संरचना याद रखना, स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होगा 243 का सी में संरचना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 243D। 243D, डी मतलब आरक्षण। आरक्षण किसे दिया जाता है, दबे हुए लोगों को, यानी कि जो नीच जो लोग होते हैं, दबे हुए लोगों को, या इनको दिया जाता है आरक्षण। तो 243 का डी में क्या होगा, आरक्षण होगा, ठीक है। हो जाएगा यार, डी मतलब दबे हुए लोग, दबे हुए लोगों का आरक्षण दिया जाता है। तो उसके बाद क्या आता है 243D ई से याद रखना है 243E में अवधि। अवधि मतलब इसको ईयर से याद रख लेना, ठीक है। ईयर अवधि, कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, ठीक है। तो किसमें दिया गया है, 243 का ई में, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एफ। एफ में क्या है, योग्यताएं, फेलियर, फेलियर से याद रखना है योग्यताएं, ठीक है। 243 का एफ में क्या होगा, योग्यताएं होगी। पंचायत से संबंधित जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई है वो आर्टिकल 243 का एफ पूछा जा सकता है आपके पास, क्योंकि रिसेंटली इसमें चेंजेस हुए ना। आर्टिकल संविधान संशोधन हुआ था 2019 में पंचायत से संबंधित, जिसमें योग्यताओं के बारे में कुछ कहा गया है कि जो सामान्य जाति के होंगे उनके लिए 10 पास होना जरूरी है। तो ये आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है कि 243F में क्या है, योग्यताएं, पंचायत से संबंधित योग्यताएं किस आर्टिकल में, तो एफ से याद रखना है फेलियर, फेलियर से यानी कि योग्यताएं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास जी, ठीक है। जी में क्या है, पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि 243 में क्या है, पंचायत को जो शक्तियां दी गई हैं वो है आपका जी में। एच में याद रखना आपको, कर लगाने की शक्ति। 243 का एच में क्या है, कर लगाने की शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एच के बाद आता है आपके पास, एच के बाद आय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आय में क्या है, वित्त, आय से इनकम, इनकम से याद रखना है वित्त। राज्य वित्त आयोग 243 का आय, वित्त आयोग हो जाएगा याद, आय से वित्त आयोग, ठीक है। उसके बाद आता है आय जे। जे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जे से भी आप इजीली याद रख सकते हो। जांच, किसकी जांच, लेखा जोखा की जांच। पंचायत से संबंधित जो भी चीज होगी उसका लेखा जोखा होगा, उसकी जांच की जाएगी 243 जे के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है आई जे के। के इंपॉर्टेंट है, के पूछा गया था पेपर में। 243 का के क्या है, जिसके बारे में हम बात करें मतदान या चुनाव, ठीक है। 243 के का मतलब है आपका पंचायतों के लिए चुनाव आयोग, ठीक है। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो भी है, ठीक है, किसमें होगा, के में, ठीक है। उसके बाद के बाद आता है के एल। एल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लागू होना, कुछ क्षेत्रों में लागू है कुछ में नहीं है, तो कुछ क्षेत्रों में लागू होना, एल से याद रखेंगे लागू होना, ठीक है। और कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है तो आएगा आपका एम में। एल में क्या है, लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू होना। एम में संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों का लागू ना होना। कुछ क्षेत्र ऐसे, जैसे पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है आपके पूर्वोत्तर में, वहां पे पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो एम में लागू नहीं होना, एल में लागू होना, ठीक है। उसके बाद एम एन ओ, लास्ट ओ बचता है आपके पास, ओ इंपॉर्टेंट है, ओ लिख लो कि निर्वाचन, पंचायत से संबंधित निर्वाचन जो भी क्या था, लिख लो इसको, निर्वाचन पंचायत से संबंधित निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। निर्वाचन संबंधित मामलों में
न्यायालय का हस्तक्षेप। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही जगह पे सारा कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। एक जगह पे अगर सारी चीजें पंचायत से संबंधित आर्टिकल, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, यहीं से तो आएगा। तो सिस्टम से चीजों को पढ़ोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से अगली बार मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, जो लिख नहीं रहे थे ना, मैं देख रहा था कौन कौन नहीं लिख रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप इंटेलिजेंट समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे भी जो मैंने समझाया, जिस तरह से आपको समझाया, मुझे लग नहीं रहा आपको लिखने की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए होंगे तो कर देंगे आप, ठीक है। 40, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें सी सही नहीं है, ठीक है। केवल थर्ड आंसर होगा, यह सरकार के लिए एक पूर्वकालिक वकील होता है। ये गलत है। ये क्या होता है? पूर्वकालिक कुछ नहीं होता है, इसमें कभी भी इसको हटाया जा सकता है और कभी भी इसको नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को कभी भी नियुक्त किया जा सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी? 76 में, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? कौन है? अभी चेंज हुए थे ना कुछ टाइम पहले, आर वेंकट रमणी। लिख लो, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा है? अभी कुछ दिन पहले आपको बताया, जितनी भी सेवाएं हैं वो किसमें आएंगी? आपकी तृतीय क्षेत्र में आएंगे। बिजली और परिवहन किसमें है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सर्विस। तो इसमें आंसर होगा ए। हाँ, किसमें? दूसरे में क्यों आएगा? बिजली हमेशा सेवा देती है ना हमें, उद्योग, निर्माण विनिर्माण, ठीक है, ये सब आएगा आपका किसमें? अगर आपके पास आएगा कि बांधों का निर्माण, वो तब आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन बिजली तो उससे बन के निकल रही है ना, तो बिजली हमेशा सेवा दे रही है हमें, तो वो आएगा तृतीय सेक्टर में, ठीक है। और वर्तमान में भारत में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है, 53% लिखाया था आपको, ठीक है। तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में, ठीक है। दूसरे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 29% आपको याद रखना है, और प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 17 या 18% के आसपास है, ठीक है, 17-18% के आसपास। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से, ठीक है। आंसर होगा सी। यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कैलोरी प्राप्त से, सर्वप्रथम कैलोरी के आधार पे किसने भारत में गरीबी का आकलन किया था? तो किया था, लिख लो इसमें, दांडेकर नाम का एक व्यक्ति था। इसमें लिखो एन दांडेकर, ठीक है, इसका नाम था एन दांडेकर। और दो व्यक्ति थे, एक और दूसरा इसमें शामिल था, वो था वीएम रथ। वीएम रथ और एन दांडेकर ने कैलोरी के आधार पर सर्वप्रथम भारत में गरीबी का आकलन किया था, ठीक है। एक तो ये याद रखने, गरीबी का आकलन कैलोरी के हिसाब से सर्वप्रथम किसने किया था? एन दांडेकर और बीएम रथ ने किया था, दो व्यक्ति शामिल थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा पेपर में कि भारत में गरीबी का आकलन सर्वप्रथम किस समिति ने करा था? किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? लकड़वाला समिति, ठीक है। इसको लिखो, भारत में गरीबी का आकलन, भारत में गरीबी का आकलन सर्वप्रथम लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था। लकड़वाला समिति आपकी बनी थी 1989 में, ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1993 में। तो याद रखेंगे, लकड़वाला समिति ने सर्वप्रथम गरीबी का आकलन किया था भारत में, 1989 में बनी थी समिति और 93 में रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, ठीक है। तेंदुलकर समिति 2004 की है। इसने आय के आधार पे, मतलब इसके इनकम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से बांटा था, ठीक है। तो 2004 में आई थी तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में। सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसने आय के आधार पे भारत में गरीबी का आकलन किया था, 2004 में समिति बनी थी और रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में, ठीक है। इसने ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कम बताया था, पैसा इतना पर व्यक्ति इनकम होती है, और शहरी क्षेत्र के लिए कुछ अलग निर्धारित किया था। लगभग 459 के आसपास इसने गांव में बताया था
और 569 के आसपास लगभग शहरों में बताया था। ठीक है, ऐसा तो नहीं पूछा कितना बताया था, इसने अलग अलग हिसाब से बांटा था, लेकिन आय के हिसाब से, इनकम के हिसाब से बताया था, कैलोरी के हिसाब से नहीं बताया था। ठीक है, एक ये, और एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सबसे पहले तो दादा भाई नेहरू जी ने भारत में गरीबी का अनुमान लगाया था, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले किसने भारत में गरीबी का आकलन किया था? वो किया था दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, जब आप पढ़ते हो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी थी ना उन्होंने, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने लगभग 1876 के आसपास, तो उसने अनुमान लगाया था भारत में गरीबी का। ठीक है, तो वो भी उसने पैसों के हिसाब से बांटा था, उसमें भी कैलोरी वगैरह कुछ नहीं था। तो स्वतंत्रता से पूर्व अगर आएगा भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो किया था दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हर घर बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना कब बनी थी? तो 2017 में बनी थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सभी को पता है, कई बार लिखा चुका हूं, 15 जून 2015 की है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन ये 2016 का हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 यूपी के बलिया से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोग्रामिंग योग्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस था, सही कथन है। कोलोसस का निर्माण टॉम फॉल्वर्स द्वारा किया गया था, ये भी दोनों सही है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौगोलिक उपकरणों के 3 आधार वर्गीकरण शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम यूनिट आपको याद रखना है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट तथा द्वितीय मेमोरी, तो आंसर होगा ए, आंसर ए। ठीक है, 46 देखते हैं। 46 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग, किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+V। ठीक है, कंट्रोल+P आपको याद रखना है, प्रिंट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, प्रिंट। कंट्रोल+C आपको याद रखना है, कॉपी के लिए प्रयोग होता है, कंट्रोल+C। और कंट्रोल+X किसके लिए होता है? कट करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज वहां से कट करके दही कुछ दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट आपका आएगा V में, कट आएगा आपका X। ठीक है, क्रॉस आपको याद ही रहेगा कट। ठीक है, कॉपी C और प्रिंट P। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अरब सागर में उठे विप्रजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था बांग्लादेश, आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ठीक है, एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है एकता कपूर, ऑप्शन ए, आंसर होगा ए। ठीक है, रीजनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। हो गया था सभी का, ये बहुत आसान था। ठीक है, देखो जिसका नहीं हुआ, 57 का 2/3 का मतलब होता है इनटू, ठीक है, 2/3 इनका 2/3 कितना अधिक है? तो माइनस करेंगे, कितना? 90 का 1/3, बस काट लो इसको, कितना हो रहा है? 19 तिया 57 और 30 तिया 90। ठीक है, 19 दूनी 38 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा? आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर क्या था? पुत्री। आ गया था सभी का? नहीं आया? मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं देखना है इसमें, साइन देखने, कौन सा साइन का मतलब क्या है। आपको क्या करना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है, परसों वाले पेपर में पूछा गया था शायद से ये, ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले आप इधर साइड से चलेंगे। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि t-v, अब पता माइनस का अर्थ क्या है? ए बी की बहन है, तो कौन बहन है? वी बहन है किसकी? टी की। तो यहाँ पे इस तरह से एरो बनाना है, टी की बहन है, एरो इस तरह बनाना है जो बहन है। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है आपको, इनटू का मतलब क्या है?
ए बी की माता है। कौन माता है? के माता है। किसकी? वी की। ठीक है, तो इस तरह से एरो बनाना है। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है? प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है ए बी के पति है। कौन पति है? एफ पति है। किसका? के का। अब आपको पूछ रहा है वी एफ से किस प्रकार संबंध है? बी, हाँ एफ ये है, ठीक है, इसका ये संबंध बताना है आपका। अब आपको देखो, आपका टी, टी की बहन कौन है? बी है, बहन है नहीं, तो ये क्या है? बहन होगी। ठीक है, तो बहन मतलब हम करेंगे माइनस से। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ये बहन है। उसके बाद बहन की माता क्या होगी? के इसकी माता है, और इसके पति है, तो ये क्या होगा? पिता होगा। तो इसका संबंध इससे क्या है? वी से। पुत्री तो होगी। हो गया, बहुत आसान था। ठीक है, तो आंसर होगा सी। ये तो दिख ही नहीं रहा कुछ, और क्या है इसका आंसर? इसका आंसर डी है। ठीक है, इसका आंसर डी है। मैंने आपको बताया था, अगर दर्पण प्रतिबिंब आपको दिया हो, आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है ना, दर्पण प्रतिबिंब अगर दिया हो तो लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो आंसर होगा डी। सही से देखना था उसको। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर होगा 50। ये तो निकल गया होगा सभी का बोर्ड मास लगा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर होगा ए। आ गया था ए भी। ठीक है, तो सी ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर है सोमवार। कई बार बता चुका हूं मैं, आ गया था सोमवार। ठीक है, आ गया था ना। अगर जिसका नहीं आया तो वो बाद में पूछ लेना क्लास के बाद। ठीक है, बार बार एक ही चीज को कहीं नहीं समझा सकते। ठीक है, और जिसका नहीं आया आप मेरे को इसके बाद क्लास के बाद पूछ लेना, तो आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये नहीं आया होगा, मुझे पता है काफी लोगों का। आ गया था सी। कुछ लोग इंटेलिजेंट भी तो है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, सही है। देखो इसको क्या किया गया है, इसको किया गया एक इंटू एक प्लस ए का स्क्वायर। कितना होता है? 2। एक गुणा एक ही होगा, और इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद 2 गुणा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 गुणा 2 होगा। सॉरी, एक यहाँ पे एक किया है तो यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, और 4 कितना होता है? 8। फिर इसको 8 इंटू 3 प्लस 3 का, इसका जितना इंटू हो रहा है उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 8 के 24 और 3 कितना? 24 और 9 कितना होता है? 2 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, 33। इसी तरह से 33 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 33 इंटू 4 लगभग आपको कितना होता है? कर लेना जो भी होगा, 148 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 148 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 765। ठीक है, 765। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर होगा डी, 3 से अधिक। आपको आरोही क्रम लगाना था, बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या लिखी है उसके बाद लिखना था जो उसी संख्या के बीच में आता है। जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, फिर कहां पे कौन सी संख्या है? 3 से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, बताने है, हो जाएगा या बताने है? तो बेसिक है, चलो देख लिखी लोग, कुछ लोग मन बना रहे हैं अपना। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 4 तो है नहीं, फिर क्या आएगा? 6 आएगा। 4 है, अच्छा 5 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, फिर 6 है, फिर क्या है? 7 है, फिर 8 है, और फिर 9 है। ये लगे इनका आरोही क्रम। अब आपको पता है क्या बोल रहे हैं आपको, कि प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितने की अंकों के आरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। तो पहला आपको पता है 1 के बाद क्या आता है? 2, सही है ना क्रम? ठीक है, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3, सही है क्रम। 3 के बाद क्या आता है? 4, सही है ना क्रम? फिर यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 5, लेकिन यहाँ पे अगर 5 आएगा तो फिर उसके बाद ये छोड़ देंगे 6, फिर 7 के बाद क्या आता है? 8, और 8 के बाद क्या आता है? 9। तो कितने? 1 2 3 4 5, बहुत ज्यादा हो रहे, 3 से अधिक। ठीक है, तो आंसर आपका 6 नहीं है, तो 300 अधिक आपको अगर दिया है तो 300 अधिक आंसर होगा आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर क्या होगा? डी ना? हाँ डी, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। 60 का आंसर क्या होगा? डी कैसे होगा? सी, सी, डी कैसे होगा? अरे ये देखो ना, ये में 3 है ना, 3 ट्राइंगल है, उसके बाहर क्या आ रहा है? 4 भुजाएं आ रही, ठीक है, डी कैसे होगा यार? भुजाएं भी तो देखनी है, इसमें 3, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4, तो उसके बाहर क्या आएंगी? 5 भुजाएं आएंगी ना, तो 5 क्या है? 1 2 3 4 ही तो है, भुजाएं भी तो देखनी। देखो यहाँ पे ट्राइंगल है ना, इसके बाहर उन्होंने 4 भुजाएं, 1 2 3 4 स्क्वायर ले लिया इसके बाहर। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे मैच भी तो करना चाहिए उसके साथ। सी आंसर होगा इसका, ठीक है। बी क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अरे इसमें मैडम ने एक और बना दिया। इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, बी और सी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। डी नहीं हो सकता है, डी तो गलत है, डी तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, डी नहीं हो सकता है, बी और सी। नेक्स्ट उत्तराखंड में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी। स्टार्टअप नीति आपने पढ़ी होगी, राज्य में कब शुरू हुई थी? 2018 में, ठीक है, 22 फरवरी 2018 में। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? पर्यटन, ठीक है, आंसर होगा बी। पर्यटन नीति कब बनी राज्य में? 2001 में, 26 अप्रैल 2001, ठीक है, डेट सही लिख लो। प्रथम पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001। पर्यटन वर्ष कब कब घोषित किए गए थे? 2001 और 2015 में, ठीक है, पर्यटन वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजना में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है, यह तकनीकी है? इसका आंसर होगा सी। ए एवं बी दोनों ही सही है। रन ऑफ द रिवर तकनीकी सबसे उपयोगी माना जाता है, इसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग रन रिवर में ही किया जाता है, ठीक है। एक तो इसको विस्थापित करने की जरूरत नहीं है, आसपास का क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है, तो पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाया गया, क्योंकि इसका जो रन मतलब रन करते हुए उसी नदी के अंदर बनाया जाता है, सुरंग बनाई जाती है ना नदी के अंदर, और वहीं उसका बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो सबसे अनुकूल इसको माना गया है, तो पर्यावरण के मित्र भी होगा और विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार भी है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? सी होगा, ठीक है, NH7 और NH30 सबसे कम हो जाएगा। NH7 आपका लगभग 402 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 402.60 ऐसा कुछ दे रखा है, लेकिन याद रखना 402 के आसपास है, ठीक है। अब ये NH7 है, कहां से कहां तक गुजरता है, कहां से होकर स्टार्ट होता है, या कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4, ठीक है, याद रखेंगे, पंजाब से शुरू होता है NH7, पंजाब, उसके बाद हरियाणा आते हुए हिमाचल प्रदेश, और फिर आता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, तो 4 राज्यों से होकर गुजर रहा है, हिमाचल भी है इसका, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तराखंड यानी कि बद्रीनाथ तक जा रहा है, ठीक है, तो पंजाब से लेकर बद्रीनाथ तक जा रहा है, चमोली तक, तो 4 राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो गुजरता है आपका 4, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। जो आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कहां पर है उत्तराखंड में? NH30,
ये सितारगंज में, सितारगंज में 2.90 किलोमीटर का है, तो याद रखेंगे सबसे छोटा है 2.90 किलोमीटर, और ये आपका कहां पर है, सितारगंज में। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एनएच से याद रखना है, इसमें एक दो चीजें याद रखना है। अभी रिसेंटली पेपर में क्वेश्चन बना था आपका कि जो चार धाम परियोजना है वहां से क्वेश्चन बना था, ठीक है, किससे संबंधित है, तो सिंपल हो गया था। आपको पूछा जा सकता है कि चार धाम परियोजना है, चार धाम राजमार्ग परियोजना कब इसकी शुरुआत या शिलान्यास कब किया गया था, तो याद रखेंगे 27 दिसंबर 2016। ठीक है, चार धाम परियोजना या चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की शिलान्यास कब रखा गया था, 27 दिसंबर 2016 को रखा गया था। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 889 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कितनी लंबाई है, 889 किलोमीटर। शिलान्यास याद रखिए 27 दिसंबर 2016। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक आपको पूछा जाता है हिमालयन हाईवे, हिमालयन हाईवे कहां से कहां तक है, त्यूनी से लोहाघाट। ठीक है, हिमालयन हाईवे त्यूनी से लोहाघाट 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी टोटल लंबाई आपको याद रखना है 659 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 659 किलोमीटर की है हिमालयन हाईवे। ठीक है, लोहाघाट से त्यूनी जाते हुए त्यूनी है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कंडी मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है कंडी मार्ग, क्योंकि कंडी मार्ग बहुत ज्यादा विवादित रहा है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होगी थी वो अंग्रेजों ने कर दी थी, 1862 में बनना शुरू हुआ था कंडी मार्ग। ठीक है, तो कंडी मार्ग आपको याद रखना है 1862 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको रामनगर से कोटद्वार से रामनगर के बीच में है, यानी कि गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ने वाला राजमार्ग है, इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। याद रखेंगे कंडी मार्ग का निर्माण कब हो गया था, 1862 में हो गया था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था, जिसकी टोटल लंबाई 88 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यहां से पूछा जा सकता है आपको राजमार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार अवसर हेतु आजीविका अवसर प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई थी कब, 2004-5 में। ठीक है, आंसर होगा ए। एक आपके पास एक योजना आती है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कब की है, लिख लेना इसको, कस्तूरबा गांधी परियोजना, गांधी योजना, ये आपका याद रखना है अगस्त 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किससे संबंधित है कस्तूरबा गांधी, इसमें याद रखेंगे SC ST और OBC के पिछड़े इलाके। ठीक है, OBC का जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहां के महिलाओं यानी बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय। ठीक है, SC ST और OBC के पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाले महिलाओं को आवासीय विद्यालय से संबंधित है कस्तूरबा गांधी परियोजना। ये इसलिए लिखा रहा हूं, ये भी पेपर में पूछा गया रिसेंटली। ठीक है, एक पेपर में पूछा गया कस्तूरबा गांधी, मुझे याद नहीं है, उत्तराखंड का पेपर हुआ था अभी, कि कस्तूरबा गांधी योजना का संबंध किससे, उसमें ऑप्शन दिए गए थे SC ST बालकों से, SC ST OBC महिलाओं से, या SC या इस तरह से कुछ बहुत सारे OBC से, इस तरह से ऑप्शन बना दिए गए थे। तो आपको याद रखना है महिलाओं से था, महिलाओं यानी कि बालिकाओं से, SC ST और OBC की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय से संबंधित था कस्तूरबा गांधी योजना। ठीक है, अगस्त 2004 की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला, इनमें एक पति प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता था, ये वाला कथन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे बहुपति विवाह ठीक है था। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती थी, ये वाला कथन तो सही है। ठीक है, तीसरा है परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती थी, ये वाला भी गलत है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, तो दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला, अच्छा गलत बताना है आपको ना, सत्य नहीं है, हाँ सत्य नहीं है, तो कौन सा है, पहला और तीसरा, तो आंसर होगा ए। ठीक है, पहला और तीसरा सत्य नहीं है, आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक नगरीय जिले हैं क्रमशः, इसका आंसर होगा बी,
देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और उत्तरकाशी। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ नहीं ये होगा, सॉरी चंपावत आ गया था, ये देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, डी होगा, डी। ठीक है, करेक्शन कर लेना, आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तराखंड राज्य में सबसे सेब उत्पादन के 3 शीर्ष उत्पादक जिलों के को क्रम से लगाकर सही कूट चुने। तो सर्वाधिक आपको पता है उत्तरकाशी में होता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अल्मोड़ा 1 हो जाएगा आंसर, फिर होगा नैनीताल 2, तो 4 1 2 बी, आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये वार्षिक था। वार्षिक गुम्बा क्या है? एक औषधि है। वार्षिक गुम्बा किसे कहते हैं? कीड़ा जड़ी। राज्य में कीड़ा जड़ी का नाम क्या है? वार्षिक गुम्बा। तो यहां पे लिख लेना कीड़ा जड़ी। ये बहुत ही उपयोगी क्या बोलते हैं औषधि है। ठीक है, इसमें मतलब इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर किलो में बेचेंगे तो इसका लगभग किलो 1 लाख के आसपास जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कई लोग इस पे डिपेंड भी है। जैसे चमोली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग क्या करते हैं, तंबू बना के कई महीनों के लिए अपना आवास वहां लेके जाते। हिमालय क्षेत्रों में मिलता है ना ये वार्षिक गुम्बा। ठीक है, तो ये इसका उत्पादन ये करते हैं और लाखों रुपए से कमाते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, इन जिलों में। ठीक है, कीड़ा जड़ी औषधि है। ठीक है, 71 टिहरी में सोंग नदी के दाहिने किनारे के रंगार गांव एवं रीरा गांव में चूना व स्लेट के साथ किस खनिज की बड़ी पिक खोज की गई है? तो यह खड़िया की, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नासाइट भंडार का सही क्रम है? तो इसका होगा आंसर ए, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली, ऑप्शन ए आंसर होगा। 73 उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। ऑप्शन देखो, सबसे पहले कोसी नदी आएगा 168, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद आपका आया अलकनंदा 895 है, भागीरथी 205 आपको पता है, और काली है 252 किलोमीटर। तो इस क्रम में आंसर होगा ए बी, 1 4 3 2। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? तो द्रोण वैली है आपकी नीति वैली में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बी। टिहरी का क्षेत्रफल कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर, तो 3642 वर्ग किलोमीटर, आंसर होगा आपका ये वाला बी, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्रम से है? आंसर होगा बी। ठीक है, पर्वतीय भाग 86.07 है, जबकि मैदानी भाग कितना है? 13.93%। क्वेश्चन नंबर 77 है, बृहद संहिता में निम्न में से उत्तराखंड राज्य की किस प्राचीन जाति को तंगा कहा गया है? तो खसों को तंगा कहा गया, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? इसका आंसर होगा 1893 1893 लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नेहरू जी ने जिसकी अध्यक्षता करी थी, आंसर होगा डी, आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 1980, देहरादून। कहां पर है? देहरादून में। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही थी। इस खेल महाकुंभ का समापन कब हुआ? कब हुआ कर देना, होगा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होगा, कब हुआ था इसका? 23 जनवरी 2023, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट 81 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, आभूषण सिर पर नहीं पहनते हैं, कौन सा? बुलाक। ठीक है, बुलाक आपका
नाक पे पहनी जाती है, आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सुमेलित युग्म है, असुमेलित युग्म है, उत्तरायणी मेला, ठीक है। उत्तरायणी मेला आपका मकर संक्रांति को लगता है, ठीक है, मकर संक्रांति कब लगता है? 14 जनवरी, ठीक है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 83, स्वामी विवेकानंद प्रथम बार कब उत्तराखंड आए थे? 1890 में, कुछ दिन पहले आपको लिखा था सर्वप्रथम 1890 में उत्तराखंड आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, 2022 में राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी गोलर भूज, यूएसए में पड़ता है, उधम सिंह नगर में, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सभा हुई, जबकि काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में सभा हुई थी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, इसको सुमेलित करना था आपको। कत्यूरी शासकों के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग, तो छूतक क्या था? दूत थे, घटपाल सीमाओं का रक्षक हो जाएगा, विषयपति जिलों का प्रमुख, और सॉल्विक क्या थे? मुख्य कर अधिकारी, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, 1785 में जोशी बंधुओं के नेतृत्व में कुमाऊं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिससे गढ़वाल नरेश जयकृत शाह ने भागकर शरण ली थी देवप्रयाग में, आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है, कौन है? पौड़ी, गढ़वाल है, ठीक है। सबसे कम चंपावत, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला चंपावत, याद रखना है। तहसीलें कहां पर है सर्वाधिक? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में सर्वाधिक तहसील है, आपको याद रखना है, कितनी है? 13, ठीक है। सबसे कम तहसीलें, सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, सबसे कम है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पे 4 तहसीलें हैं, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4 हैं, जबकि सर्वाधिक पिथौरागढ़ में 13, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, महाराजा कीर्तिशाह द्वारा स्वामी रामतीर्थ के लिए बनाया गया भवन क्या कहलाता था? गोल कोठी, ठीक है, तो गोल कोठी आपका ए आंसर होगा, टिहरी में थी, ठीक है। 91 देखते हैं, 91 है, भगवान परशुराम की तपस्थली किस जिले को कहा जाता है? परशुराम की उत्तरकाशी, परशुराम की तपस्थली कहाँ थी? उत्तरकाशी, ठीक है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य में जयदीप फॉल कहाँ है? ये चमोली में, ठीक है, जोशीमठ के आसपास है शायद से, चमोली, आंसर होगा बी। 93, सर्वाधिक लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का दूसरा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, दूसरा इसमें दिया ही नहीं ऑप्शन में, उस क्रम में आपने क्या किया आंसर इसका? पौड़ी किया सभी ने, हाँ, ठीक है, तो उस हिसाब से तो पौड़ी आपने सही किया, लेकिन ये तीसरा है, पौड़ी किस क्रम में है? तीसरा है। आपको याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात है अल्मोड़ा का, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, उसके बाद आता है पौड़ी, और फिर आपका बागेश्वर, तो ये 4 जिले आपको याद रखने हैं, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। अल्मोड़ा का आपको याद होगा 1139 है, रुद्रप्रयाग का 114, ठीक है, 1114, ठीक है, उसके बाद पौड़ी का आपको याद रखना है 1103, और बागेश्वर का है 1090 लिंगानुपात, ठीक है। तो इस क्रम में 4 ये आपको याद रखना है, तो सबसे पहले अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, तो ये आपको करेक्शन कर देना पे दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, तीसरा है पौड़ी का, ठीक है। अल्मोड़ा में सर्वाधिक है 1139, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग 1114, फिर 1103 पौड़ी, फिर बागेश्वर 1090, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, गढ़वाल का विनाशकारी भूकंप किस शासक के समय आया था?
आपको पता है गढ़वाल में भूकंप कब आया था? 1803 में आया था। अब आपको ये भी पता होगा कि प्रद्युमन शाह कब से कब तक थे? तो 1786 से लेकर 1804 तक कौन थे? गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह थे। ठीक है, तो कब हुआ था? 1803 में हुआ था। आंसर होगा ए। ठीक है, इसी के समय यहाँ पर भयंकर अकाल भी पड़ा था। कब पड़ा था? जिसे इक्यावनी बावनी के नाम से जानते हैं, 1795 में। ठीक है, अकाल, इसी को इक्यावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संवत 51-52 में हुआ था, इसलिए इक्यावनी बावनी के रूप में हम जानते हैं। आंसर होगा ए, प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट है 95, किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया वामन पुराण में। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 है, वास्तु शिरोमणि नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? साहित्यकार शंकर। ठीक है, कभी शंकर या शंकर साहित्यकार हो जाएगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है, जौनसार रवाई में प्रचलित किस प्रथा के अंतर्गत मुखिया के सम्मुख दिन के कार्यों का विवरण दिया जाता था? या क्या प्रथा थी? कौन सी थी ये? तो ब्योरा प्रथा। इसको आंसर होगा आंसर ए, ब्योरा प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 है, बाबा काली कमली का आश्रम कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में है बाबा काली कमली का आंसर। ठीक है, आश्रम सी, ऋषिकेश। नेक्स्ट आंसर है 99, राहुल सांकृत्य ने किस जिले को भोट द्वार कहा है? बागेश्वर को भोट द्वार कहा है राहुल सांकृत्य ने। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, पिथौरागढ़ के खेला नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? आंसर होगा सी, काली और पूर्वी रामगंगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका